हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। अभी आज जो वीडियो देखेंगे या डिस्कस करेंगे जो चैप्टर, वो है हमारा एयरक्राफ्ट इंजन्स। अभी आज के बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एयरक्राफ्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन या एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन। इसमें क्या है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजन क्या क्या है, उसके बाद में जो कंपोनेंट है पिस्टन इंजन के वो क्या है, उन वो कैसे काम करते हैं, उसके बाद में फिर इंजन में कौन कौन सी सिस्टम होती है, वो कैसे फंक्शन है, उनका ऑपरेशन कैसे होगा। उसके बाद में मेंटेनेंस सेक्शन देखेंगे पिस्टन इंजन का। तो ये हम इसकी सीरीज़ बनाएंगे टोटल, और इसके साथ साथ ही सीआर के भी जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स है उसके भी सीरीज़ बनाएंगे, दोनों एक साथ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एयरक्राफ्ट इंजन। जितने भी इंजन्स यूज़ होते हैं, चाहे वो पिस्टन इंजन्स हो या गैस टर्बाइन इंजन्स हो, इन सब का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एंड बाय द फ्लो ऑफ सम फ्लूइड मास। जनरली क्या होता है, एयर हम इंजन के थ्रू मूव करते हैं, और उससे की वजह से जो हीट एनर्जी है, बाद में फ्यूल मिक्स होता है तो हीट एनर्जी, फ्यूल एंड एयर मिक्स होके बाद में उसे बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पिस्टन इंजन के केस में कंबशन चैम्बर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। कौन करता है ये काम? ये करता है हीट इंजन, या इंजन का काम यही है। ठीक है, तो जिसे में क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेट इंजन हो या पिस्टन इंजन हो, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि इंजन का काम क्या है, या इंजन कन्वर्ट करता है कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अभी हीट इंजन्स जो है वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एंड दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल है स्टीम इंजन। एंड इंटरनल कंबशन इंजन मतलब क्या है? जो भी अभी इंजन्स यूज़ होते हैं, चाहे वो आपके बाइक हो, फोर व्हीलर्स हो, ठीक है, कार्स हो, या फिर हमारा एयरक्राफ्ट हो, इनमें जो इंजन्स यूज़ हो रहे हैं अभी, वो करंटली जो इंजन यूज़ होते हैं वो है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, ये एक लुक है। ठीक है, जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है उनमें इंजन इंस्टॉल्ड किया हुआ है। तो एक लाइकोमिंग इंजन है, पिस्टन इंजन इंस्टॉल्ड ऑन दी सेस्ना एयरक्राफ्ट। देन यहाँ पे कुछ व्यूज़ है, या कुछ इंजन्स हैं, या इंजन ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और ये पिस्टन इंजन्स है टोटली। अब इसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट में सबसे पहला आता है पावर एंड वेट। ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट में पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंजन एज वेट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर इंजन ने प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो अब जो इंजन का काम क्या है, एक्चुअली इंजन जो है वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थ्रस्ट मीन्स क्या है? एक फॉरवर्ड फोर्स है एयरक्राफ्ट को। ठीक है, एयरक्राफ्ट को आगे मूव होने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज द थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो अब एयरक्राफ्ट को वो फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? इंजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब पिस्टन इंजन की केस में उसे हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, और पिस्टन इंजन आर रेटेड इन bhp ब्रेक हॉर्स पावर, एंड जेट इंजन और टर्बाइन इंजन आर रेटेड इन THP दैट इज द थ्रस्ट हॉर्स पावर। अब BHP क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। क्या है कि पिस्टन इंजन के अंदर तीन टाइप की पावर है जनरली: IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, सेकंड वन इज द FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर, एंड लास्ट वन इज द BHP ब्रेक हॉर्स पावर। अब क्या है, सिलेंडर के अंदर में जो पावर प्रोड्यूस होती है दैट इज टोटल पावर प्रोड्यूस इन द सिलेंडर और इंजन, दैट इज आपका IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर। उसके बाद अब सिलेंडर में प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद में जितने भी कंपोनेंट्स है रोटेट हो रहे, ठीक है, और भी लॉसेस हो रहे, तो जो फ्रिक्शन लॉसेस है, ठीक है, उसमें जो पावर यूटिलाइज हो रही दैट इज द फ्रिक्शन हॉर्स पावर। एंड अब टोटल पावर प्रोड्यूस हो रही उसमें से माइनस करेंगे जो लॉसेस है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट पावर इज द BHP ब्रेक हॉर्स पावर। दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स आर रेटेड इन BHP दैट इज द ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, और हमेशा कंपैरिजन में, वेट के कंपैरिजन में इंजन हमेशा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, सेकंड टर्म्स है फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो टर्म है फ्यूल इकोनॉमी मतलब क्या है? इकोनॉमिकली फ्यूल क्या होना चाहिए, एयरक्राफ्ट क्या होना चाहिए? कम कंजम्पशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी अच्छा नहीं है, और इतना कंजम्पशन होना चाहिए कि हमारा इंजन या एयरक्राफ्ट स्मूथली रन कर सके। ठीक है, तो बेसिक पैरामीटर जो कि फ्यूल इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है उसे हम यूजुअली क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन अगेन दोनों केस में अलग है। पिस्टन इंजन की केस में अलग है, एंड जो गैस टर्बाइन इंजन है उसके लिए अलग है। अब जनरली स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन किसे बोलते हैं हम लोग? कि जो फ्यूल फ्लो है, ठीक है,
मेजर्ड इन पाउंड्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना पाउंड्स फ्यूल कंज्यूम हो रहा है इंजन के अंदर, डिवाइडेड बाय उसका आउटपुट। किसका आउटपुट? इंजन का आउटपुट। तो अभी हमने बोला था कि टर्बाइन इंजन आर रेटेड इन द THP एंड piston engines are rated in BHP. So BHP and THP is the output of respective engines, that is turbine engines and piston engines. So अभी इसमें ऐसा है कि जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, अगर हम गैस टर्बाइन इंजन की बात करते हैं तो उसमें फ्यूल फ्लो इन पाउंड्स पर आवर डिवाइडेड बाय जेट इंजन या टर्बाइन इंजन का आउटपुट क्या है? थ्रस्ट है। ठीक है, तो फ्यूल फ्लो मेजर्ड इन पाउंड पर आवर डिवाइडेड बाय थ्रस्ट इज द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ टर्बाइन इंजन, या फिर इसे हम बोलते हैं थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ओके, एंड वही पिस्टन इंजन की केस में अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो फ्यूल फ्लो इन पाउंड्स पर आवर डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ पिस्टन इंजन। तो आउटपुट ऑफ पिस्टन इंजन क्या है? BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, सो फ्यूल फ्लो पाउंड्स पर आवर डिवाइडेड बाय ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल टू स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ पिस्टन इंजन और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, मतलब BSFC। BSFC इज इक्वल टू, और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू फ्यूल फ्लो इन पाउंड्स पर आवर डिवाइडेड बाय BHP, दैट इज ब्रेक हॉर्स पावर, एंड जो थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है टर्बाइन इंजन के लिए, उसके लिए क्या होगा? TSFC, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू फ्यूल फ्लो इन पाउंड्स पर आवर डिवाइडेड बाय थ्रस्ट। ओके, अब दूसरा इसमें दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन विच इज़ यूज फॉर द टर्बोप्रॉप इंजन। ये यूज़ होता है टर्बोप्रॉप इंजन के लिए, और इसमें क्या है कि फ्यूल फ्लो इन पाउंड्स पर आवर डिवाइडेड बाय टर्बोप्रॉप्स इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर। इसमें क्या आएगा? टर्बोप्रॉप्स इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय में। ठीक है, और उसमें डिवाइडेड बाय में क्या था? एक में थ्रस्ट था, एक में ब्रेक हॉर्स पावर था, और इसमें जो कि टर्बोप्रॉप इंजन है, जो शाफ्ट यूज होता है इसमें, तो इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली हमेशा हमारा इंजन है या जो भी प्रोडक्ट है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट इंजन को हम रिलायबल कब बोलते हैं? जब कोई भी फ्लाइट एटीट्यूड में, ओके, या कोई भी वेदर कंडीशन में, दैट इज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हमारा इंजन जो स्पेसिफाइड रेटिंग है जो भी मैन्युफैक्चरर ने दी है उसी पे हमेशा परफॉर्म करना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे दैट इंजन इज रिलायबल। ठीक है, मतलब एयरक्राफ्ट इंजन इज रिलायबल व्हेन इट कैन परफॉर्म एट द स्पेसिफाइड रेटिंग्स इन वाइडली वेरिंग फ्लाइट एटीट्यूड्स एंड इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। मतलब कोई भी फ्लाइट एटीट्यूड पे अगर चेंज हो रही है फ्लाइट एटीट्यूड आपकी, तो उस फ्लाइट एटीट्यूड में और कोई भी वेदर कंडीशन में जो मैन्युफैक्चरर ने रेटिंग स्पेसिफाई की है उसी रेटिंग पे इंजन हमेशा परफॉर्म करना चाहिए, उसे हम बोलेंगे रिलायबिलिटी। ओके, एंड ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ इंजन लाइफ ऑफ 10 वाइल मेंटेनिंग द डिजायर्ड रिलायबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग है अमाउंट ऑफ इंजन लाइफ ऑफ 10 वाइल मेंटेनिंग द डिजायर्ड रिलायबिलिटी, मतलब आपका इंजन की जो लाइफ है, ठीक है, वो कितने दिन तक है, मतलब कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक, फ्लाइट एटीट्यूड में या कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आपका इंजन रिलायबल होना चाहिए, बट वो रिलायबिलिटी मेंटेन करने के साथ साथ आपकी इंजन की लाइफ ज़्यादा दिन तक चलनी भी चाहिए। ठीक है, मतलब, और ये जनरली जो ड्यूरेबिलिटी है ये मेंटेन होती है, या हम इसे इंडिकेट करते हैं TBO से, टाइम बिटवीन ओवरऑल। ठीक है, मतलब दो ओवरऑल के बीच में टाइमिंग कितना है, उससे हमें पता चलता है कि हम रिलायबिलिटी मेंटेन करने के साथ साथ में भी हमारा इंजन ड्यूरेबल है या नहीं है। दैट इज ड्यूरेबिलिटी, अमाउंट ऑफ इंजन लाइफ ऑफ 10 while maintaining the desired reliability. Operating flexibility. Operating flexibility is the ability of an engine to run smoothly and give desired performance at all speed from idling to full power output. ठीक है, एक तो आपका इंजन हमेशा स्मूथली रन करना चाहिए एज वेल एज आपके आइडलिंग से लेके, मतलब इंजन स्टार्ट करोगे आप सब कुछ छोड़ दोगे तो जो स्पीड है या जो इंजन रन करता है दैट इज आइडलिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, और एकदम फुल पावर आउटपुट, दोनों केस में आइडलिंग से लेके फुल पावर तक आपका इंजन हमेशा वही परफॉर्मेंस देना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफाइड रेटिंग दी होगी, और आपका इंजन उस केस में भी स्मूथली रन करना चाहिए, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। एंड द एयरक्राफ्ट इंजन मस्ट ऑल्सो फंक्शन इफिशियंटली थ्रू ऑल द वेरिएशंस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इनकाउंटर्ड इन वाइड स्प्रेड कंडीशंस। और कोई भी एटमॉस्फेरिक
कंडीशन में हमेशा इंजन ने क्या करना चाहिए, इफिशिएंटली फंक्शन भी करना चाहिए। दैट्स ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। कॉम्पैक्टनेस मतलब क्या है, अभी ऑब्वियसली ठीक है, अगर यह इंजन हमारा सही से होगा, एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल होगा, जैसे मान लो साइज़ उसकी सही रहेगी, शेप उसका सही रहेगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइनिंग एंड बैलेंसिंग हमेशा एयरक्राफ्ट की रहेगी। अगर साइज़ बहुत बड़ी है इंजन की, ठीक है, या शेप ठीक से नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रीमलाइनिंग फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इंजन हमारा ऐसा होना चाहिए, उसकी साइज़ एंड शेप एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, कि हमारे एयरक्राफ्ट की जो स्ट्रीमलाइनिंग शेप है या बैलेंसिंग है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके। या प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए, मतलब इंजन एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल होना चाहिए। एंड इन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट द शेप एंड साइज ऑफ इंजन ऑल्सो अफेक्ट the view of the pilot, making a smaller engine better from this standpoint, in addition to reducing the drag created by large frontal area. ऑब्वियसली जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल सेसना 172 वगैरह, तो इनमें अगर हम फ्रंटल एरिया ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, अगर फ्रंटल एरिया ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली ड्रैग क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा, एयर का फ्लो ज़्यादा आएगा और वो उसे रजिस्ट करेगा, तो ड्रैग ज़्यादा क्रिएट होगा, तो वो ना हो इसलिए फ्रंटल एरिया स्मॉल होना चाहिए। तो ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में जो इंजन का शेप एंड साइज है, दैट इज़ हम कॉम्पैक्टनेस की जो बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका पायलट का व्यू होना चाहिए, आपको ग्रेटर विजिबिलिटी होनी चाहिए, एंड अगेन आपका जो ड्रैग है वो भी रिड्यूस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली फ्रंटल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ड्रैग ज़्यादा क्रिएट होगा, और फ्रंटल एरिया कम होगा तो ड्रैग कम होगा। तो ये कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं इंजन के लिए, चाहे वो पिस्टन इंजन हो, जेट इंजन हो। पहला है पावर एंड वेट, दूसरा है फ्यूल इकोनॉमी, फिर रिलायबिलिटी, फिर ड्यूरेबिलिटी, फिर ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, एंड लास्ट वन इज़ द कॉम्पैक्टनेस। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच गाइस।